चलो, तो आज डिस्कस करना है हमें डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? देखा था हमने। डायनसेफेलॉन डिवाइड्स इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड होता है डायनसेफेलॉन? एक, बताओ चलो जल्दी जल्दी। इपीथैलेमस, उसके बाद में थैलेमस, और उसके बाद में हाइपोथैलेमस। ठीक है, इतने पार्ट्स है डायनसेफेलॉन के। ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, डायनसेफेलॉन हमारा यहाँ पे था। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ पे ओपनिंग होती है एक। काय शिकवलं का रे मी तुम्हाला? हायपोथॅलॅमस डायग्राम ड्रॉ करून दिली होती का? खाली एक ग्लँड असते, तिचं नाव काय आहे? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? दो न्यूक्लियाई। उसका नाम क्या दिया था हमने? क्या नाम दिया था इसका? थैलामस। थैलामस। और यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसका नाम था पीनियल ग्लैंड, और उसी को हमने बोला था इपीथैलेमस। ठीक है, आठवत आहे का खालची डायग्राम बाळांनो? चल, असं स्ट्रक्चर आपण काय ड्रॉ केलं होतं? ठीक है, काय म्हटलंय आपण डायनसेफेलॉनला? डायनसेफेलॉन को हमने क्या बोला है कि इट इज डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट। थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बता दिया डायग्राम में कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, थैलेमस कहाँ पे होता है और इपीथैलेमस कहाँ पे होता है। चलो बात करते हैं पोजीशन की। इसकी पोजीशन क्या है? डायनसेफेलॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट बिलो दी कॉर्पस कैलोजम। पोजीशन बतानी है हमें बच्चों, बिलो कॉर्पस कैलोजम। क्या है कॉर्पस कैलोजम? कॉर्पस कैलोजम क्या है? कॉर्पस कैलोजम काय आहे? पटकन सांगा। यस, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, राइट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब दो टुकड़े हैं ना ब्रेन के, एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के साथ जोड़ने के लिए जो बैंड यूज होता है उसे बोला जाता है कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, तो कहाँ पे पोजीशन प्रेजेंट है डायनसेफेलॉन की? ये पूरा का पूरा डायनसेफेलॉन है, यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम प्रेजेंट रहता है। तो कॉर्पस कैलोजम के नीचे, और ये मिड ब्रेन है तो मिड ब्रेन के ऊपर इसकी पोजीशन बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में बोलो कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था डायनसेफेलॉन में क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल होता है। याद करो, डायनसेफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। कल मैंने आपको समझाया था, और यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ऊपर सेरेब्रम में दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी पोजीशन मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दी थी। ये दो वेंट्रिकल्स है, इन्हें लैटरल वेंट्रिकल्स बोला जाता है। लैटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल है, और फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है। जो थर्ड वेंट्रिकल होता है बच्चों, थर्ड वेंट्रिकल को क्या बोलेंगे हम? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है डायनसेफेलॉन में, डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है, और इसका नाम रखा था हमने डायोसिल। इसका नाम क्या है? थर्ड वेंट्रिकल का नाम क्या है बच्चों? डायोसिल। ठीक है, क्या काम होता है डायोसिल का बताओ? थर्ड वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होगा? जितने भी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है उनका काम क्या होगा बताओ? वेंट्रिकल जितने भी प्रेजेंट है उनका फंक्शन क्या है? वेंट्रिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? काय प्रेजेंट असतं वेंट्रिकल मध्ये? कालच समजावून सांगितलं ना तुम्हाला काय प्रेजेंट असतं?
सेरेब्रोस्पायनल पाण्याचे टँक म्हटले होते ना आपण. व्हेंट्रिकल्सला काय म्हटलंय? पाण्याचे टँक. इथे पाणी म्हणजे काय? लिम्फ म्हणजे काय? काय लिम्फ म्हणजे? CSF, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. विसरले का रे? सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. चला, जनरल इन्फॉर्मेशन झाली आहे डायन्सेफॅलॉन बद्दल. आता आपल्याला बोलायचं इपिथॅलॅमस बद्दल. पहिला पोर्शन आहे ना, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द सेकंड वन अँड दिस इज द थर्ड वन. पहिल्या पोर्शन बद्दल बोलू आपण, इपिथॅलॅमस बद्दल. ओके, तर इपिथॅलॅमस काय आहे म्हणतो? इपिथॅलॅमस हा नॉन नर्वस पोर्शन आहे. नॉन नर्वस पोर्शन. कुठल्याही प्रकारचे नर्व सेल या पार्ट मध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणून याला नॉन नर्वस पोर्शन असं म्हटलेलं आहे. कुठे प्रेझेंट आहे? अँटेरियर साइडनी. अँटेरियर साइडनी कोणाला अटॅच झालाय म्हणते? पिया मॅटरला. आता मी दाखवते पिया मॅटर कसं. बाय कोरॉइड फ्लॅक्झस. सांगा, व्हॉट इज मीन बाय कोरॉइड फ्लॅक्झस? सांगा, व्हॉट इज मीन बाय कोरॉइड फ्लॅक्झस? सांगा रे बाळांनो. कोरॉइड पायामीटर कुठे प्रेझेंट असते? पायामीटर इथे साईडला बाहेर प्रेझेंट असते ना, प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग आहे ना. सगळ्यात पहिले काय राहणार? ब्रेन. ब्रेन नंतर पिया मॅटर. पिया मॅटर नंतर आर्कॅनॉइड मॅटर. आर्कॅनॉइड मॅटर नंतर ड्युरा मॅटर. मग आता हा जो इपिथॅलॅमस पोर्शन आहे हा इथे प्रेझेंट आहे. तर ही अँटेरियर साइड झाली त्याची. ठीक आहे, ही जी पोझिशन आहे आजूबाजूला याच्या पिया मॅटर प्रेझेंट आहे ना, तर अँटेरियर साइडला पिया मॅटरनी जोडल्या गेलेला आहे. मग जोडायसाठी काही नर्व सेल लागतील. मी तुम्हाला सांगितलं होतं कोरॉइड फ्लॅक्झसचा अर्थ. कोरॉइड फ्लॅक्झसचा अर्थ काय? की नर्व गेलेले आहेत. याचा नर्व यूज केल्या गेलेल्या आहेत जोड़ण्यासाठी, टू पार्ट ला कनेक्ट करण्यासाठी. दो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए जो नर्व यूज होती है उसे हमने कोरॉइड फ्लेक्सस बोला था बच्चों. तो ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं कि इपिथैलेमस पोर्शन है वहां पे प्रेजेंट है वो लास्ट में. तो इपिथैलेमस किससे ना किससे कनेक्टेड होगा, तो किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद पिया मैटर. तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे ब्रेन है, ये पिया मैटर है और ये इपिथैलेमस है, तो इन्हें जोड़ने वाला पोर्शन कौन सा है? कोरॉइड फ्लेक्सस है. इसकी जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में क्या बोला इन्होंने? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पीनियल ग्लैंड. इपिथैलेमस के डॉर्सल साइड में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. और शुरुआत में पीनियल ग्लैंड के किसी को भी फायदे पता नहीं थे, तो शुरुआत में इसे वेस्टिजियल ग्लैंड बोला गया था. वेस्टिजियल ग्लैंड बोला गया था बच्चों. अगर कोई चीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और उसका यूज हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे? भाई बिन काम की चीज है, ये हमारे बॉडी में ऐसे ही प्रेजेंट है. लेकिन पीनियल ग्लैंड वेस्टिजियल नहीं होती. बाद में रिसर्च के बाद समझ में आया कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये क्या कर रही है? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज कर रही है. पीनियल ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन मेलाटोनिन. पीनियल ग्लैंड क्या करती है? मेलाटोनिन नाम का. ये बाद में पता चला, शुरुआत में उसे वेस्टिजियल ग्लैंड बोला गया. कोई काम की ग्लैंड नहीं. वेस्टिजियल मतलब प्रेजेंट है लेकिन कोई यूज नहीं. लेकिन जब रिसर्च हुआ तब पीनियल ग्लैंड का यूज पता चला और उन्होंने बोला कि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज कर रही है और मेलाटोनिन का काम होता है हमें नींद लाना. हमें रात को जो नींद आती है बच्चों, वो आती है पीनियल ग्लैंड जब मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है. तो हमारी डे 24 आवर की साइकिल को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड कर रही है. क्या कर रही है? पीनियल ग्लैंड. अब दोपहर में जिन लोगों को नींद आती है, वैसे तो नॉर्मली रात को ही आनी चाहिए, हार्मोन रात को रिलीज होते, लेकिन हम हमारे बॉडी को आदत डाल देते हैं, हैबिचुअल बना देते हैं कि नींद आने. एक दिन आप सो गए तो मतलब अचानक से आपको अगर सुस्ती आ गई तो आप लोगों को आदत लग जाती है दोपहर में सोने की. तो ये जो दोपहर में सोना है ये क्यों होता है? क्योंकि मेलाटोनिन उस टाइम भी रिलीज होने की प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो जाती है. तो अगर उसे आदत हो जाए दिन के टाइम में रिलीज होने की, मेलाटोनिन तो नॉर्मली रात को रिलीज होगा, तभी तो आपको नींद आएगी. लेकिन कभी कभी जिन लोगों को आदत लग जाती है, उन लोगों की उस ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड को आदत लग जाती है फिर मेलाटोनिन दिन में भी रिलीज करने की. तो क्या करते हैं? ये आदतें हमें खुद कंट्रोल करनी होती है. तो पीनियल ग्लैंड क्या कराएगी? हार्मोन को रिलीज कराएगी दोपहर के टाइम में भी, इसलिए आपको दोपहर में भी नींद आती है. लेकिन उसका मेन फंक्शन होता है रात में
पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का हार्मोन एक अमाउंट में रिलीज करती है जिसकी वजह से आपको नींद आती है। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? बताओ यस और नो। किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़ो। चलो ये हो गया हमारा एपिथैलेमस के बारे में। अब बात कर रहे हैं हम थैलेमस के बारे में। क्या है थैलेमस? थैलेमस क्या है? दो राउंडेड बॉडीज दिख रही है आपको। थैलेमस का मतलब क्या? दो राउंडेड गोले पड़े हुए हैं। तो राउंडेड गोले मतलब क्या, मैंने समझाया आप लोगों को। अगर कहीं पे भी आपको न्यूक्लियाई या फिर डार्क बॉडीज नजर आए, स्पेरिकल बॉडीज, न्यूक्लियाई नजर आए, तो न्यूक्लियाई किससे बनेंगे? न्यूक्लियाई बनेंगे किससे बताओ? न्यूक्लियाई किससे बनेंगे बताओ? मैंने समझाया था आप लोगों को। न्यूक्लियाई किससे बनेंगे बच्चों? किससे बनेंगे न्यूक्लियाई? वेरी गुड। जितने भी न्यूरॉन्स के हेड पोर्शन हैं, सारे न्यूरॉन्स के हेड पोर्शन कंबाइन होंगे और उसके वजह से क्या बनेंगे? ये ऐसे सारे न्यूरॉन्स के हेड जितने भी ऊपर, क्योंकि ऊपर भी इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले हैं न्यूरॉन्स और वहां से इंफॉर्मेशन नीचे लेके आने वाले भी हैं न्यूरॉन्स। तो एक जगह पे कहीं ना कहीं बंच बनेगा, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो लैटरल साइड में बनता है ये जो थैलेमस है, ये लैटरल साइड में बनने वाले न्यूक्लियाई हैं। लैटरल साइड में प्रेजेंट होने वाले लार्ज न्यूक्लियाई जहाँ पे सर जमा हो गए और एक बड़ा गोला बन गया। अब देखो ये दो थैलामाए हैं, दो बंचेस यहाँ पे बन चुके हैं जिसे हमने थैलामस ये नाम दिया है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन भी बीच में प्रेजेंट है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन भी बीच में प्रेजेंट है। टू थैलामाई आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। थैलामाई connected with each other और उसे बोला गया है बच्चों हैबेनक्यूलर कॉमिश्योर। कॉमिश्योर का मतलब मैंने प्लानरिया जब पढ़ा था तो बताया था। कॉमिश्योर का मतलब होता है ट्रांसवर्स नर्व। ट्रांसवर्स मतलब ऐसी जो नर्व जाती है उसे ट्रांसवर्स बोला जाता है। अब थैलामाई एक यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एक थैलामाई यहाँ पे प्रेजेंट है, एक थैलामाई यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बीच में से नर्व जाएगी ना जोड़ने के लिए, ट्रांसवर्स बोला है मैंने, ट्रांसवर्स नर्व जाएंगी ना दोनों को जोड़ने के लिए। तो ये जो ट्रांसवर्स नर्व जा रही है दोनों को जोड़ने के लिए, उसका नाम दिया है इन्होंने हैबेनक्यूलर कॉमिश्योर। क्लियर है इतनी बात? हैबेनक्यूलर कॉमिश्योर क्लियर है? ठीक है, ओके। यहाँ तक के बात क्लियर है। फिर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बतानी है। यहाँ तक के टॉपिक क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? रिपीट करवाना नहीं है ना? इसे एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर मैं डायग्राम चेंज कर रही हूँ। इसे एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। डन? डन बच्चों? ओके चलो आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक देखो कि इन्होंने बोला है आपके ब्रेन में RAS प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मीन बाय RAS? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देखो RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और इन्होंने बोला है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या कर रही है? आपके ब्रेन के सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऊपर पहुंचा रही है। ठीक है, तो एक डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पे, फिर से देख लो। ब्रेन, उसके बाद में मिड ब्रेन, उसके बाद में पॉन्स, उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा और उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से ब्रेन बनता है। अब ब्रेन के अंदर
यहाँ पे नीचे आ जाओ। ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन में कुछ सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम कौन से सेंटर प्रेजेंट होते हैं, मैं अभी पढ़ाते बता दूंगी। उसके बाद में पॉन्स में कुछ सेंटर पड़े होते हैं। ये जो डार्क बॉडीज दिख रही है, डार्क बॉडीज समझ में आ जाना चाहिए। ग्रे कलर मतलब क्या, न्यूरॉन के सर। उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ सेंटर होते हैं, ये सारे न्यूरॉन्स के सर हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सेंटर होगी। देखो एक मजेदार बात बताती हूँ, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। मिड ब्रेन में कुछ सेंटर प्रेजेंट है जो आपके विजुअल और टेम्पोरल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, आगे आएगी इंफॉर्मेशन। उसके बाद में पॉन्स में 2 सेंटर प्रेजेंट है। बताओ पॉन्स के सेंटर कौन से होते हैं? एपिनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। याद करो, याद है क्या? सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है बच्चों आपने लास्ट में, नहीं रेस्पिरेशन, हाँ रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन में। याद करो लास्ट वाला टॉपिक, एक्सपिरेशन, सांस बाहर डालना कितने सेकेंड का होता है? 0.3 सेकेंड। एक्सपिरेशन करते हैं हम। इंस्पिरेशन कितनी सेकेंड करते हैं? 0.2 सेकेंड। याद है क्या आप लोगों को? मैं नहीं पढ़ा था शायद, पापा मम्मी बोला था, याद है बच्चों? एवरीवन, मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये चीज याद है आपको? ये मैंने पढ़ाई थी। मैंने बोला था कि भाई पॉन्स में और मेडुला में कुछ सेंटर होते हैं जो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पॉन्स था, ये पॉन्स रीजन है। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन प्रेजेंट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं? ये जो है ना सेंटर आपको नजर आ रहा है, एक कंसिडर कर लो कार्डियक सेंटर है, एक रेस्पिरेटरी, मैं समझा के दूंगी, रेस्पिरेटरी सेंटर है, एक स्नीजिंग सेंटर है, छींक आना स्नीजिंग, एक सेंटर वॉमिटिंग सेंटर है, वॉमिट उल्टी आना, एक सेंटर हिकअप सेंटर है, हिकअप मतलब हिचकी आना, हिकअप सेंटर। अब देखो ये सारे सेंटर ये नीचे के पॉइंट पड़े हुए हैं। ये सारे सेंटर कहाँ पे पड़े हुए हैं? नीचे के पॉइंट में पड़े हुए, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायएन्सेफेलॉन है, ये यहाँ पे थैलेमस है, यहाँ पे इपिथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो काम करेंगे विजुअल और टेम्पोरल, मतलब ऑडिटरी रिफ्लेक्स देने का। यहाँ पे कुछ सेंटर प्रेजेंट है जो आप में एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन कराने के लिए हेल्प करेंगे। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ सेंटर प्रेजेंट है जो, कोई सेंटर क्या काम कर रहा है? आपके हार्ट बीट को मेंटेन कर रहा है, आपके हार्ट बीट को मेंटेन कर रहा है। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर मतलब क्या? आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कराने के लिए हेल्प कर रहा है। याद करो इसे, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर क्या काम होता है? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर का हमारे इंटरकोस्टल मसल को, डायफ्रागम को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, ये पढ़ाया था मैंने, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है बच्चों? हमारे डायफ्रागम को स्टिमुलाई भेजता है कि भाई तुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है। जब स्टिमुलाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तभी तो हमें सांस अंदर आएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी तो सांस अंदर आती है ना। ये पूरा क्राइटेरिया मैंने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में हमें छींक आना, स्नीजिंग, तो छींक आने के लिए एक सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ के वजह से छींक आती है। वॉमिटिंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ न्यूक्लियाई जमे पड़े होते हैं, उनका काम होता है वॉमिट कराना किसी चीज को। एक होता है हिकअप सेंटर, हिचकियां लाने का सेंटर। तो सारे सेंटर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो कहाँ से जाएगी? इन्हीं पार्ट से जाएगी ना। आ रही इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है, पहले इंफॉर्मेशन थैलेमस तक जाती है, पहले इंफॉर्मेशन सेंसरी सेल, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से, ये सेंटर से इंफॉर्मेशन थैलेमस से जाएगी, थैलेमस से होके फिर हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट तक जाएगी। 4 पार्ट है ना हमारे ब्रेन के। तो पहले कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? थैलेमस तक। थैलेमस के बाद यहाँ पे न्यूक्लियाई बनेंगे,
और आगे आगे के न्यूरॉन आगे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट तक। अब देखो ये जो सारे सेंटर है इन्हें बोला गया है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर। क्या बोला गया है इन्हें? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर। मैंने क्या बोला समझ में आया? जितने भी सेंटर ये प्रेजेंट है जो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं थैलेमस तक और थैलेमस से आगे लेके जा रहे हैं, फिर से आगे से ब्रेन से होके थैलेमस तक आएगी रिटर्न मोटर इंफॉर्मेशन, और आगे फिर से रिटर्न इधर जाएगी। तो इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले और इंफॉर्मेशन लेके आने वाले कहां से गुजर रहे हैं? कहां से गुजर रहे हैं? तो ये 3 पोर्शन से गुजर रहे हैं। तो इसे बोला गया है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। क्या बोला गया है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो पूरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को पहुंचा रहा है। पहले थैलेमस तक जाएगी इंफॉर्मेशन, फिर थैलेमस आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा। इसे बोला जाता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? बायनो समझ में आया क्या? यस और नो? ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे नोज का जो टिप होता है, मतलब ऑल फैक्ट्री जो होता है, ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल आना, और जो सेरेब्रम का कुछ पोर्शन है वहां तक इंफॉर्मेशन, इसे कंट्रोल करने का काम RAS का नहीं है। नहीं तो RAS पूरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अब कोमा, ये चीज सुनिए आप लोगों ने, कोमा, कोमा पता है ना? इंसान कोमा में चला जाता है। इंसान कोमा में कब चला जाता है? RAS क्या कर रही है? इसे सबको कंट्रोल कर रही है, इस सबको कंट्रोल कर रही है। तो मेलाटोनिन को भी कंट्रोल कर रही है RAS। ठीक है। अगर मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज हो जाए, मैंने क्या बोला? मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज हो जाए, मेलाटोनिन अगर नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होगा तो क्या आएगी? आपको नींद आएगी। नींद आएगी। लेकिन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खराब हो चुकी है आपकी। आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। और खराब होने के बाद ये जो मेलाटोनिन है इसका सिक्रीशन कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या कराएगा? बहुत सारा मेलाटोनिन रिलीज कराएगा, तो आप नींद में पड़े रहोगे। बहुत सारा मेलाटोनिन रिलीज कराएगा तो आप नींद में पड़े रहोगे, मतलब आप कोमा में चले गए हो। अब आपको नींद आ चुकी है, आप कोमा में चले गए हो। तो कोमा में आपने ये बात सुनी होगी कि डेथ हो जाती है पर्सन की, इंसान की डेथ हो जाती है। तो कोमा में जाने के बाद डेथ क्यों होती है? क्योंकि उसका RAS खराब हो चुका है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खराब हो चुकी है। और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन को आगे लेके जा रही है। अब इंफॉर्मेशन में ये भी चीज आती है, RAS हमारे सांस लेने की चीजों को भी कंट्रोल कर रहा है। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर ना एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। अगर RAS ही खत्म हो जाए, RAS ही खराब हो जाए, तो सांस लेना है या नहीं लेना है, हार्ट बीट करानी है नहीं करानी है, ये काम कर पाएगा बेटरली? यस और नो? मैंने क्या बोला कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, कार्डियक सेंटर, सारों को मेंटेन करने का काम RAS है। RAS का काम बिगड़ चुका है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। और मेलाटोनिन भी ज्यादा रिलीज, क्योंकि मेलाटोनिन भी अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मेलाटोनिन क्या करेगा? स्लीप हार्मोन ज्यादा रिलीज कर देगा, ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा मतलब सोए पड़े रहोगे। अब सोने का और मौत का क्या रिलेशनशिप है? अगर आप कोमा में चले गए तो मौत क्यों होती है? तो मौत इसलिए होती है बच्चों, डेथ इसलिए होती है क्योंकि यही RAS आपके हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, यही RAS आपके सांस को भी कंट्रोल करता है, सांस लेना और छोड़ना। अगर RAS का काम ही बिगड़ चुका है तो ना आपके बॉडी को पता है तो सांस कितनी देर तक लेनी है ना छोड़नी है, तो हार्ट बीट का काम भी बिगड़ चुका है। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन में कि कोमा का पेशेंट की लास्ट में डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस और नो? ओके, चलो अब देखो, ये हो गया RAS का काम। RAS इसलिए कि थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन भी हमें पता होना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हमारे लाइफ में होती है तो क्यों होती है। ठीक है। अब देखो हमने बात कर ली RAS की। RAS को हमने बोल दिया कि हमारे बॉडी के कंट्रोल में, हमारे बॉडी के बहुत सारे मेन फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इंफॉर्मेशन थैलेमस तक लेके जाएगा, थैलेमस से आगे लेके जाएगा। अब देखो नेक्स्टली क्या बोला गया है कि हमें पता है कि डायनसेफेलॉन के रूफ पे, रूफ मतलब क्या, सॉरी, डायनसेफेलॉन के फ्लोर पे और मिड ब्रेन के रूफ,
मिड ब्रेन का रूफ मतलब क्या? छत। रूफ का मतलब पता है ना, छत। तो डायनसेफेलॉन का फ्लोर और मिड ब्रेन का क्या बच्चों? रूफ। एक डक्ट प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या बोला था मैंने, बताओ? डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट का नाम क्या बोला था? डक्ट ऑफ आइटर। याद करो क्या नाम बोला था? डक्ट ऑफ आइटर, याद है क्या? थर्ड वेंट्रिकल ओपन होता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। थर्ड वेंट्रिकल डक्ट ऑफ आइटर कहाँ पे प्रेजेंट है? डक्ट ऑफ आइटर प्रेजेंट है ऑन द रूफ ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का रूफ, छत, मिड ब्रेन की छत के ऊपर डक्ट ऑफ आइटर प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा? कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा बताओ? यस, सीएसएफ प्रेजेंट रहेगा। और ये जो डक्ट ऑफ आइटर है, इसका काम क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जोड़ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डक्ट ऑफ आइटर? ये डक्ट ऑफ आइटर है। डक्ट ऑफ आइटर के ऊपर क्या है? थर्ड वेंट्रिकल। डक्ट ऑफ आइटर के नीचे क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। दिख रहा है यहाँ पे? मैंने आपको समझाया था सेरेबेलम के अंदर गया है फोर्थ वेंट्रिकल। याद करो, सेरेबेलम के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल गया है। तो डक्ट ऑफ आइटर का काम है बच्चों थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जोड़ना। और फोर्थ वेंट्रिकल को बोला गया है मेटासिल। मेटासिल। थर्ड वेंट्रिकल को डायोसिल, फोर्थ वेंट्रिकल को मेटासिल। अब जहां से ये नैरो ओपनिंग है, जहां से ये ओपनिंग ओपन हो रहा है, मतलब जहां से ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर घुस रही है, ब्रेन के अंदर घुस रही है, उस नैरो ओपनिंग को नाम क्या दिया था बताओ हमने? नैरो ओपनिंग को नाम क्या दिया था? फोरामेन मैनरो। नैरो ओपनिंग ऑफ ब्रेन विच इज अटैच विथ अ थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि ये अटैच करेगा ना, यहां से घुसेगी इस टाइम, तो कहां तक जाएगी? थर्ड वेंट्रिकल तक जाएगी। तो इसे बोला गया है नैरो ओपनिंग, उसका नाम है फोरामेन मैनरो। फोरामेन मैनरो। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है बच्चों? एवरीवन क्लियर है? किसी को डाउट है पूछो। रिपीट करना है या क्लियर है? चैतन्य ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी डायग्राम का स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये आपको बहुत समझने में हेल्प करेगी। डन? चलो नेक्स्ट। चलो हमारा इपीथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, अब बचा है हाइपोथैलेमस। अब बचा है हमारा हाइपोथैलेमस पोर्शन। ठीक है, बहुत कचरा हो गया क्या डायग्राम में? चलो हाइपोथैलेमस नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों, हाइपोथैलेमस। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पोर्शन ये होता है हाइपोथैलेमस। इसको थोड़ा सा कलरफुल करेंगे हम, ग्रीन कलर से इतना रीजन। ये वाला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। बस हाइपोथैलेमस खत्म होने के बाद में कल हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस? इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। पोजीशन बता दो। ऑन दी फ्लोर ऑफ किसके? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को कैसे याद करोगे बच्चों? ये डायन के जैसे दिखता है, ऐसा मोटा मोटा सा है ना पोर्शन, इसलिए डायनसेफेलॉन। कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस फ्लोर, मतलब डायनसेफेलॉन। ये पूरा डायनसेफेलॉन है, इसकी जमीन मतलब क्या? हाइपोथैलेमस। पोजीशन बतानी है। इसके बाद में क्या बोला गया है? हाइपोथैलेमस में रीच ब्लड सप्लाई होता है। रीच क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है। किस चीज के लिए रे? रीच ब्लड सप्लाई क्यों होगा बताओ? रीच ब्लड सप्लाई क्यों होगा? इट मेंटेन फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक
मैकेनिज्म, उसके बाद में ये क्या करता है, इट मेंटेन होमियोस्टैसिस, होमियोस्टैसिस। चलो फंक्शन बताए हैं आपके हाइपोथैलेमस के, क्या क्या पे ये कंट्रोल कर रहा है, आपके बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना इसका काम है बच्चों। उसके बाद में देखो, सबसे पहले बात फ्लोर में प्रेजेंट है, उसके बाद में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। क्यों ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है? तो ऑब्वियसली भाई आप लोगों को पता नहीं होगा, इसके बाद में हम इंडोक्राइन सिस्टम जब डिस्कस करेंगे, जब हम इंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे बच्चों, तो इंडोक्राइन सिस्टम का मेन पोर्शन हाइपोथैलेमस है। आपके बॉडी में जितने भी सिक्रीशन रिलीज होते हैं, आपको भूख लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस, आपको प्यास लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस, आपका बीपी मेंटेन किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस, आपको पेट भरने की, आप खाना खाने के बाद पेट मेरा भर गया है, ये जो फीलिंग आती है, सैटिस्फैक्टरी फीलिंग, ये आती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी की सारी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को, हार्मोन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। भूख लगना, चलना, उठना, बैठना, सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा ये पोर्शन है ब्रेन का जो अलग अलग इंडोक्राइन सिस्टम में रिलीज होने वाले हार्मोन्स को रोकता है और प्रमोट करता है कि भाई कर रहे हैं। सुनो एक बात, आपको भूख लगती है या फिर आपको भूख लग गई, तो इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस ने बोला कि भाई मुझे भूख लग गई, तो पेट के नर्व सिस्टम को, पेट के अंदर जाने वाली ग्लैंड को उसने बोला कि तुम्हें भूख लगी है। ये फीलिंग हाइपोथैलेमस ने दी, हार्मोन रिलीज किया। उसके बाद में जब तक हाइपोथैलेमस ना बोले कि तेरा पेट भर चुका है, तब तक हम खाते रहेंगे। उसे कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस करता है। जब तक कि हाइपोथैलेमस ना बोले कि भाई तेरा पेट भर चुका है तो रुक जा, तब तक हम खाते रहते हैं, कि जब तक कि हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होता। कौन सा? सैटिस्फैक्टरी फीलिंग देने वाला। सैटिस्फैक्टरी मतलब क्या? पेट भरने वाला फीलिंग जब तक के हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं करता, तब तक के हम खाते रहेंगे। मतलब क्या कि ताट समोर आणलंय, द्या 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 द्या, कुठपर्यंत द्या, कुठपर्यंत खायचं आम्हाला नहीं माहिती, हमें बताने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। मतलब आपकी बॉडी के जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, इंटरनल जो एक्टिविटीज है, जो हार्मोन्स के थ्रू चलती है, वो सारी की सारी कंट्रोल की जाती है हाइपोथैलेमस। तो इसलिए यहाँ पे उसे कंट्रोल करने के लिए ब्लड सप्लाई होता है, रिच सप्लाई। फीडबैक मैकेनिज्म, मैंने बोला ना, फीडबैक मतलब क्या? हार्मोन को रिलीज कराना कि भाई आज तेरी जरूरत है, हार्मोन को रिलीज कराना, तेरी जरूरत है, जा भूख लगानी है तुझे, भूख को शुरुआत करना है। ठीक है? तो भूक भी क्यों लगती आहे? आपलं जेव्हा आपल्याला तहान का बरं लागते? आपलं तोंडामधलं सलाइवरी सिक्रीशन थांबतं। सलाइवरी जो ग्लैंड है, सलाइवरी सिक्रीशन रोक देती है। जब माउथ पूरा ड्राई हो जाता है तब हमें प्यास लगती है। पता है ना आप लोगों को? एवढं झाल्यावर पाण्याची तहान लागली हे कळतं की नाही आपल्याला? येस ऑर नो? मग ते जे सलाइवरी सिक्रीशन आहे ते कोण थांबवतं? सलाइवरीचं सिक्रीशन हाइपोथैलेमस थांबवतो। सलाइवरी ग्लैंडला ऑर्डर करतो कि अब रुक जा, सलाइवा मत रिलीज कर। जब सलाइवा सिक्रीशन रुक जाता है तो उस टाइम हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। पानी भी पीने के बाद में कंट्रोल भी करने वाला हाइपोथैलेमस है। मतलब पहले उसने पॉजिटिव रिप्लाई दिया, हाइपोथैलेमस ने फीडबैक दिया कि तुझे पहले निगेटिव रिप्लाई दिया कि सलाइवरी सिक्रीशन रुक जा, प्यास लगानी है मुझे, इसे पीना, पानी पिलाना है। हम पानी पी रहे, कब तक पी रहे? जब तक के हाइपोथैलेमस नहीं बोलेगा कि भाई रुक जा। मतलब क्या कि रिलीज कराने वाला, हार्मोन को रिलीज कराने वाला भी हाइपोथैलेमस है, पॉजिटिव फीडबैक देने वाला भी हाइपोथैलेमस है, और उसे रोकने वाला भी हाइपोथैलेमस है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। मेंटेन होमियोस्टैसिस, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना। कितना टेम्परेचर है हमारे बॉडी का? हमारे बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है बच्चों? बताओ, बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में कितना आएगा बच्चों? 97 फ़ारेनहाइट।
अगर फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें तो 97 और डिग्री के बारे में बात करें तो 37। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। देखो, इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब मैंने समझा था, यहाँ पे हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, इंडोक्राइन का मतलब हार्मोन रिलीज और नर्वस का मतलब नर्व सेल्स। तो यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं इसको, हाइपोथैलेमस को पढ़ रहे हैं ना, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में पढ़ रहे हैं ना हम हाइपोथैलेमस को, ब्रेन में पढ़ रहे हैं हम हाइपोथैलेमस को, मतलब ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हम आगे इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले, उसमें भी मेन फंक्शन हाइपोथैलेमस का है। मतलब हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में एक कनेक्टिंग लिंक है। एक क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। देखो बच्चों, हाइपोथैलेमस जो है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को रिलीज करता है और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दो मेन हार्मोन रिलीज कराते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस दो मेन हार्मोन रिलीज कराने का, कंट्रोल कराने का, न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स को रिलीज करा, इसके बहुत सारे हार्मोन रिलीज कराता है, वहां आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दो ही हार्मोन का नाम दिया है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। वैसोप्रेसिन का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और ऑक्सीटोसिन का काम है बच्चों, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोला गया है। ऑक्सीटोसिन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। क्यों प्रेगनेंसी? नहीं, प्रेगनेंसी हार्मोन तो हम प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं, इसे बोला जाता है बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है। बर्थ हार्मोन का मतलब क्या कि जब डिलीवरी पीरियड आता है, बच्चा जब डिलीवर करने का वक्त आता है, तो आप लोगों को पता होगा कि लेबर पेन होता है। लेबर पेन मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बच्चा जब डिलीवर होना होता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा पेन क्रिएट होता है। तो वो जो पेन क्रिएट करने वाला हार्मोन होता है वो है ऑक्सीटोसिन। याद रखो, आपको आगे भी ये चीजें पढ़नी है। और आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सॉरी रिप्रोडक्शन इन एनिमल में पढ़ा होगा नहीं? ऑक्सीटोसिन की इंफॉर्मेशन पढ़ी है आपने वहां पे? ये क्या कराएगा? बर्थ हार्मोन है और ये बर्थ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसे रिलीज होने का ऑर्डर कौन देगा? हाइपोथैलेमस। रिलीज होने का ऑर्डर कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चों? यस और नो? ठीक है, अब देखो आगे। आगे चलते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि हाइपोथैलेमस के आजू बाजू में भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। बस ये दो नहीं है, थैलेमस इतने ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है, हाइपोथैलेमस के बाजू में और कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ऐसे इस तरीके से कुछ न्यूक्लियाई, क्योंकि इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियाई मतलब क्या कि बहुत सारे न्यूरॉन ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूरॉन नीचे आ रहे हैं, तो बहुत जगह पे ऐसे बंचेस ऑफ न्यूरॉन के सर बन जाते हैं। बंचेस ऑफ न्यूरॉन के सर बन जाते हैं किसके अंदर? ग्रे मैटर इन दी व्हाइट मैटर। ऐसे ना, ऐसे ही ना बच्चों? यस और नो? ग्रे मैटर इन द व्हाइट मैटर बनता है ना। एक्सोनल बॉडीज व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है। अब बहुत सारे सेल कुछ यहाँ तक रहेंगे, 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 कुछ आगे भी जाएंगे। तो कहीं के सर, किन के सर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, किसी के सर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसी का सर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उधर से इंफॉर्मेशन लेके आने वाले, किन का सर यहाँ पे होगा, किसी 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 का सर यहाँ पे होगा। मतलब क्या? ये बंचेस बना रहे हैं ना न्यूक्लियाई का, ये बंच, ये बंच, ये बंच, ये बंच, इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले, इंफॉर्मेशन लेके आने वाले बंचेस तो बना रहे हैं। बहुत जगह पे सर टकरा जाते हैं ना। तो जैसे थैलामाई न्यूक्लियाई थे, वैसे ही हाइपोथैलेमस के बाजू में भी छोटे छोटे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और उन्हें बोला जाता है बच्चों हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। क्या बोला जाएगा उन्हें? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई।
इसका सीधा सीधा मतलब होता है न्यूक्लियाई प्रेजेंट नियर दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाजू में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है बच्चों, उसे हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब एक इसमें एग्जाम्पल दिया है बच्चों आपको, देखो अमिगडाला। अमिगडाला देखो टेक्स्ट बुक में, अमिगडाला, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस दिख रहा है टेक्स्ट बुक में, अंडरलाइन करो उसे, अमिगडाला, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस दिख रहे हैं क्या? अंडरलाइन करो वर्ड्स को। इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, इतना कितना लिखते बैठोगे, जरूरत नहीं है हमें इतने लिखने की, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाओ वहां से। अमिगडाला, हिपोकैम्पस दिख रहा है वहां पे टेक्स्ट बुक में आपके। तो ये क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के आजू बाजू में प्रेजेंट रहने वाले ऐसे न्यूक्लियाई है। तो किसी को इन्होंने नाम दे दिया अमिगडाला, किसी को इसने नाम दे दिया हिपोकैम्पस। ये अलग अलग एक्टिविटी को, आपके मेमोरी को, आपकी अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक न्यूक्लियाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कौन सा कलर बचा है? अच्छा ब्लू। ये हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। देखो न्यूक्लियाई कनेक्टेड विथ किसके साथ? न्यूक्लियाई कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। न्यूक्लियाई कनेक्टेड विथ, यहाँ पे नियर बोला है मैंने, अब मैं कनेक्ट कर रही हूं, कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस, उसे बोला गया है लिम्बिक सिस्टम। देखो वर्ड नजर आ रहा है आपको? लिम्बिक सिस्टम वर्ड नजर आ रहा है? देखो चेक करो बुक में। लिम्बिक सिस्टम को हमारे बॉडी का इमोशनल ब्रेन बोला गया है। ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लिम्बिक सिस्टम का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन अगर इसे याद करना है तो समझना पड़ेगा लिम्बिक सिस्टम क्या है। हाइपोथैलेमस के साथ एक न्यूक्लियाई जुड़ गया, जो न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ गया उसे बोला गया लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का दूसरा नाम इमोशनल ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसे? इमोशनल ब्रेन। आपके ब्रेन में जो जितने भी इमोशनल डिसीजन है, गुस्सा, प्यार, चिड़चिड़ापन, जो भी इमोशंस है आपके, ये सारे इमोशंस कंट्रोल किया जाता है लिम्बिक सिस्टम के थ्रू, इसीलिए इसे इमोशनल ब्रेन बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात बच्चों? यस और नो? ठीक है, अब जाते, अब लास्ट पोर्शन, इसका लास्ट वाला पोर्शन, इसको खत्म करते हैं अब। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे स्पेशल आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, इतनी इंफॉर्मेशन है हाइपोथैलेमस की। चलो हाइपोथैलेमस, जब आप आगे पढ़ोगे हाइपोथैलेमस तो दिखता कैसे है, ऐसे बताया गया। देखो आगे डायग्राम है इसकी, ये इस तरीके से, ये वाली डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। इसे बोला गया है इनफंडिबुलम। फंडिबुलम, यहाँ पे होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये हाइपोथैलेमस है, ऊपर का पोर्शन ये वाला हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे ये इनफंडिबुलम है, स्टॉक है, इसे बोला जाता है ऑप्टिक चाज्मा। ठीक है, ये एडेनो हाइपोफाइसिस है, एडेनो हाइपोफाइसिस, एडेनो हाइपोफाइसिस, और ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस। टेंशन मत लो, नाम बड़े हैं, इसके दर्शन बहुत खोटे हैं, मैं समझा के दूंगी इंडोक्राइन सिस्टम में जब आएगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है पूरा, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिया था ना, ये ऐसे दिखता है करके,
तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जिस रीजन से जोड़ा जाता है स्टॉक, इसे बोला जाता है इनफंडिबुलम स्टॉक, जहां पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे के पोर्शन में ऑप्टिक चाज्मा एक पोर्शन प्रेजेंट होता है और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पोर्शन में, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को सेकंड नेम हाइपोफाइसिस भी दिया हुआ है, हाइपोफाइसिस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हाइपोफाइसिस है, पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड नेम। दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पे एक और चीज रिलीज हो रही है, मैमिलरी बॉडीज, मैमिलरीज बॉडीज। देखो वहां पे लिखा हुआ है मैमिलरी बॉडीज, मैमिलरी बॉडीज। बस इतना, यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखना है, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आने वाला ही आगे। क्या बोला है मैंने? हाइपोफाइसिस गलत, हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड प्रोडक्शन, हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड, हाइपोथैलेमस है इसका डाउनवर्ड नीचे वाला पोर्शन, मतलब हाइपोफाइसिस है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोला गया है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ा जाता है तो उस स्टॉक को बोला जाता है इनफंडिबुलम स्टॉक। इस इनफंडिबुलम स्टॉक में न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं, एक पोर्शन प्रेजेंट होता है ऑप्टिक चाज्मा और एक अलग बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे बोला गया है मैमिलरी बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड हुई है, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इतनी बात क्लियर है? इसके आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, इतनी बात क्लियर है? पुन्हा एकदा सांगू का? पुन्हा एकदा सांगायची गरज आहे बाळांनो? थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, चैप्टरच तुमचा खूप कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझ में आया उसको आया, जिसको नहीं आया जिसको नहीं आया। लास्ट तक बच्चों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर समझता नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ उसे इजीएस्ट लैंग्वेज में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की। अब पता नहीं कितने हद तक वो पॉसिबल होता है। समझ में आया आप लोगों को? एक बार रिपीट करूं, यस और नो? एकदा सांगू? पूर्ण सांगायचं हायपोथॅलॅमस, पूर्ण हायपोथॅलॅमस सांगायचं। हायपोथॅलॅमस काय आहे? हायपोथॅलॅमस डायन्सेफेलॉनच्या फ्लोअरवर प्रेझेंट असणारा पोर्शन आहे। त्याच्यानंतर काय म्हणतोय? हायपोथॅलॅमसला होमिओस्टॅसिस मेंटेन करणारा म्हणतो, म्हणजे काय? तो ब्लडचं टेम्परेचर मेंटेन करतो। त्याच्यानंतर काय म्हटलंय आपण हायपोथॅलॅमसला की ब्लडला रिच सप्लाय असतो, ब्लड वेसल्स प्रेझेंट असतात। त्याच्यानंतर काय म्हणतोय आपण हायपोथॅलॅमस बद्दल? की हा इंडोक्राइन आणि नर्वस सिस्टीम मधला दुवा आहे, जोडणारा एक पार्ट आहे। त्याच्यानंतर काय म्हणतोय की तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल रिलीज करतो, हार्मोन रिलीज करतो। त्या हार्मोनचं नाव काय दिलंय रे? ऑक्सिटॉसिन आणि वॅसोप्रेसिन दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर हायपोथॅलॅमस काय करतो? हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय बनवतो। हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय म्हणजे काय? हायपोथॅलॅमसच्या आजूबाजूला प्रेझेंट असणारे न्यूक्लियाय। त्याच्यानंतर त्याचं काम काय आहे? आपल्या प्लॅन्स ऑफ हंगर मेंटेन करणे, फटीग मेंटेन करणे, सॅटिसीची फिलिंग देणे, ब्लड प्रेशर मेंटेन करणे, जितल्याही कॉम्प्लेक्स ऍक्टिव्हिटी आहे सगळे हायपोथॅलॅमस मेंटेन करतो। फीडबॅक कंट्रोल करतो ना। त्याच्यानंतर एक न्यूक्लियाय असा असतो जो हायपोथॅलॅमस सोबत जोडला जातो, त्याला आपण लिम्बिक सिस्टीम म्हणतो। लिम्बिक सिस्टीमचं काम असतं बाळांनो इमोशनल कंट्रोल ठेवणं, म्हणून त्याला इमोशनल ब्रेन पण म्हणतात। लिम्बिक सिस्टीमला इमोशनल ब्रेन पण म्हणतात। त्याच्यानंतर आपण म्हटलं की हायपोथॅलॅमसच्या बाजूला खूप सारे न्यूक्लियाय प्रेझेंट आहे। त्या न्यूक्लियायचं नाव काय आहे? काहींना त्यांनी अमिगडाला म्हटलंय, काहींनी त्यांना हिपोकॅम्पस असं म्हटलेलं आहे। त्याच्यानंतर हायपोथॅलॅमस खालच्या पोर्शनला जाते, तर ती जाताना जिथे ओपन होते तिला पिट्यूटरी ग्लँड म्हणतात। त्याचं सेकंड नेम हायपोफायसिस आहे। हायपोथॅलॅमस पिट्यूटरी ग्लँड सोबत जोडण्यासाठी एक पोर्शन प्रेझेंट आहे, तिला आपण इनफंडिबुलम स्टॉक असं म्हणतो। ठीक आहे, इनफंडिबुलम स्टॉक नंतर एक प्रेझेंट असते पोर्शन ऑप्टिक चाज्मा आणि एक प्रेझेंट असते मॅमिलरी बॉडीज। त्याच्यानंतर पिट्यूटरी ग्लँड दोन पोर्शन मध्ये डिवाइड झालेली आहे, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। खत्म बात। इतने ही पॉइंट उठाओ, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया एवरीवन? ठीक है, तो कल मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, मे बी मैं 2 दिन नहीं हूँ, तो मैं कल अगर मैं नहीं रही तो मैं मैसेज ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, क्लास बंद कर रही हूँ मैं अभी, क्लास बंद कर रही हूँ। बाय एवरीवन।